नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मैं मेहमान हूं। आज के जो पैनलिस्ट हैं पुण्येंदु जी, आसिम जी, मयंक सर, शादाब जी और संजय जी, आप सभी का स्वागत है। साथ में मेरा भी स्वागत है। आज की चर्चा हम वक्फ बिल पे करने वाले हैं। बिल नहीं, कानून बन गया है, वो अब पास हो चुका है और जो प्रेसिडेंट उन्होंने नोटिफाई भी कर दिया है। आज उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिम तौर पर 3-4 जो बिल में चीज़ें जिक्र किया गया, 3-4 चीज़ों को, उसको लेकर उस पर रोक लगाने की बात कही गई। उस पर जो भी फैसला है वो कल आएगा। तो पहले मैं आसिम आपसे शुरू करूंगा कि जो मेन महत्वपूर्ण चिंताएं थी, जैसे कि गैर मुस्लिम सदस्य होना, कलेक्टर तो सरकारी अधिकारी, तो जो सरकार कहेगी वही करेगा ज़मीनों को लेकर, ये जो मुख्य चिंताएं थी मुस्लिम समाज की, कहीं ना कहीं उस पर आज जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम जो एक कहीं स्टेटमेंट दिया या जो रोक होगी जो कल पता चलेगा, उसमें उन सब चीज़ों को टच कर दिया जिस पे चिंताएं थी। आपको लगता है कि यही मेन मुद्दा था पूरे मामले का? देखिए, उसमें मेन मुद्दा एक और भी है, उससे बाद में आऊँगा। जो आज सुप्रीम कोर्ट में जितनी हियरिंग चली है और जो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के सवाल पूछे हैं वो एनकरेजिंग है, क्योंकि वो है एक क्लासिकल स्क्रूटनी ऑफ अ लॉ। ठीक है ना, क्योंकि पार्लियामेंट में तो क्या है ना, वो मसल पावर का सवाल होता है कि सरकार ने डिसाइड कर लिया हमको ये करना है, मेजॉरिटी है तो हम उसको पास करा लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के पास में जब सवाल आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन सवालों को गहराई से देख रहा है और वो लॉ के पैमाने पे वो सही उतरते हैं या नहीं उतरते हैं उस पर डिसाइड कर रहा है। वहाँ पे वो मसल पावर वाला फंडा तो है नहीं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आज बहुत सारे जो स्ट्रिक्ट सवाल पूछे हैं, सबसे ज़्यादा वो जो वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट है कि एक तो रजिस्टर्ड वक्फ है जिसका ये है कि वो है वक्फ प्रॉपर्टी, बाकी जो वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट जो कि एक हमेशा से हिस्टोरिक कॉन्सेप्ट है कि कोई प्रॉपर्टी अगर एज अ वक्फ प्रॉपर्टी यूज़ होती आ रही है, मान लीजिए वो कब्रिस्तान है या मस्जिद है जिसको कि जनरेशन से लोग वहीं देख रहे हैं और उसी पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, तो उसको आप वक्फ प्रॉपर्टी ही मानेंगे आज सडनली, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही मिस्चीवियस प्रोविज़न इस लॉ में है। क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना कि एक फ्लड गेट्स खोल सकता है आगे बहुत सारे जो इश्यूज़ के या डिविजन्स के, या कहीं भी कोई क्लेम कर सकता है कि आज यूज़र वाला जो मुद्दा, हाँ, कि ये जी आज ये कब्रिस्तान है तो कल आपको कोई आकर खड़ा हो सकता है, कहता है कि जी ये वक्फ की लैंड नहीं है, ये कब्रिस्तान नहीं है, आप यहाँ नहीं दफनाएंगे, या किसी भी मस्जिद पे सवाल उठाया जा सकता है। तो वो ये सबसे बड़ा इनकरेजिंग जो पॉइंट है आज के उसमें वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी पे सवाल उठाया है कि आप ये वक्फ बाय यूज़र के कॉन्सेप्ट को क्यों निगेट कर रहे हैं। दूसरा तो ये तो बहुत मिस्चीवियस पॉइंट था इसमें। एक जो बिल में जो बहुत ही हास्यास्पद पॉइंट है जो कि सरकार ने डाला है इसमें कि अब वक्फ कौन कर सकता है, एक मुसलमान कर सकता है। हाँ। अब वो डिसाइड करेगी सरकार कि आप 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं या नहीं। ये कौन डिसाइड करेगा कि मैं 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ या नहीं, वक्फ करने के लिए जो कंडीशन लगाई गई है। तो ये मतलब एक हंसने वाली बात है कि अब ये सरकारी या कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेगा कि भाई मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ या नहीं। सर्टिफिकेट कौन देगा, ये बात कौन? तो वही जो अभी तक पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट दे रहे थे, आज मुझे मुसलमान होने का भी सर्टिफिकेट वही देंगे कि ये कंडीशन फॉलो करता है नहीं करता। तो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में आज जो बहस हुई है, जो पॉइंट रखे गए हैं, वो अच्छी एक एनकरेजिंग शुरुआत है। अब देखते हैं कल वो क्या निर्णय देते हैं। लेकिन हाँ, ये दो जो कॉन्सेप्ट हैं ये मेरे ओपिनियन में बहुत ख़तरनाक हैं और एक मैंने कहा मिस्चीवियस है, एक बिल्कुल लाफेबल है। तो उन दोनों पे कल सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है वो देखा जाएगा। मयंक सर, एक चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बिल को, इस कानून को खारिज ना करे, क्योंकि वो उन्होंने फिर उस बात का भी जिक्र छेड़ दिया जिसमें कहा गया है कि भाई ब्यूरोक्रेसी की भी एक लिमिट है और जुडिशरी और जो संसद है उसकी भी एक लिमिट है, उसकी किसी के इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ये बात कुछ दिनों पहले ही कहा था इंटरव्यू में। इस बात को बार बार ये कहा जाता है कि सरकार जब ऐसे बिल लेके आई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। क्या आपको लगता है कि इस बिल पे जो कार्रवाई जो अभी तक का है, हालांकि अंतरिम बातें कई बार होता है कि फाइनल जजमेंट में नहीं होता है, बोलने के लिए ऑरल जजमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑरल रिटर्न में होगा ये जरूरी नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस बिल पे अगर जो अभी तक का जो स्टैंड है सुप्रीम कोर्ट का, कहीं ना कहीं वो टकराहट फिर से शुरू हो जाएगी सरकार और जुडिशरी के बीच में? ये कैसे जब तक जजमेंट नहीं आता है इंटरिम या फाइनल, तब तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता कि क्या होगा। ये तो एकदम से रियल ऑफ पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी वाली बात है, इस पर कुछ बोलना। लेकिन पूरे डिबेट से देखिए ना, पूरे डिबेट में एक जो चिंताजनक बात हुई है और उसका मैनिफेस्टेशन कुछ स्टेट्स में हमको दिख भी रहा है। चिंताजनक बात ये है कि एक ग्रुप इस बिल को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है कि ये मुस्लिम को टारगेट करने के लिए लाया गया है ब्लेटेंटली। और हम लोग कैसे
अब ये पार्लियामेंट के भाषण से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन सोशल मीडिया के चैटर से पता चलेगा कि कुछ लोग का मानना है कि इस एक्ट को बनाया गया है एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, उसको और उस पे और कंट्रोल बढ़ाने के लिए। उसी तरह दूसरे गुट वाले कि नहीं मुस्लिम के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, इसलिए हमको तो किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना है। अब ये एकदम कन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन है और इसी का और कन्फ्लिक्ट इतना इंटेंस होता जा रहा है कि इसका मैनिफेस्टेशन बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स में हो रहा है, खास करके वेस्ट बंगाल में हमने देखा है। अब अजीबोगरीब वहाँ मास माइग्रेशन शुरू हो गया है, टेम्पररी शेल्टर होम बने हुए हैं, पुलिस पे हमला हो रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, ये सब गलत है। वो इसीलिए हो रहा है कि इस पूरे अगर इसको प्रोजेक्ट किया जाता तो शायद पॉलिटिकली अगर इसको प्रोजेक्ट किया जाता है कि एक वक्फ के कानून को थोड़ा सा मॉडर्न लुक दिया जाए, थोड़ा सा रिफॉर्मिस्ट बनाया जाए, उससे वाइडर फायदा कैसे हो, अगर इस तरह से पेश किया जाता तो हो सकता है कि इतनी कड़वाहट नहीं होती। लेकिन दोनों साइड से कोशिश हुई है, दोनों साइड ऑब्वियस है कौन कौन दोनों साइड है, दोनों साइड से कोशिश हुई है कि इस डिबेट को एक खास दिशा में लाया जाए ताकि पोलराइजेशन बढ़े। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है मेरे हिसाब से। संजय सर, ये जो वक्फ का कानून है उसको लेकर ये काफ़ी समय से कहा जा रहा था कि सरकार इसके जरिए कहीं ना कहीं मुसलमानों को हिंदुओं को संदेश देना चाहती है। अगर जमीयत की भाषा कहें तो उन्होंने शब्द यूज़ किया कि बहुसंख्यकों का सरकार एक तरीके से दबाव, एक तरीके से फैलाव चाहती है इस कानून के जरिए, जिसका उनका कहना था बहुसंख्यकवाद, एक तरीके से शब्द उन्होंने यूज़ किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये इस तरह का कानून फिर हिंदू धर्म के लिए भी ज़रूरी है और क्रिश्चियन धर्म के लिए ज़रूरी है? क्यों सिर्फ मुसलमानों की? क्या जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हैं वो मुस्लिम समाज ही यूज़ कर रहा है, इंडिया के अंदर ही, देश के अंदर ही, देश के कानून ही उस पर राज करता है? आपको लगता है कि ये बाकियों के लिए भी रास्ते खोलेगा, एक धर्म से फिर दूसरे धर्म में भी सवाल उठेगा? बनाइए, जरूर बनाइए। हर धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए तो बहुत सारे कानून हैं। जैसे आपका पर्सनल लॉ जो है हिंदू धर्म के लिए सबसे पहले बना और वो तमाम चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस की गई जिसका हिंदू धर्म में मतलब ही नहीं है। वो तमाम चीज़ें जैसे इंट्रोड्यूस की गई, आप तलाक का ही ले लीजिए कॉन्सेप्ट, वो कहाँ से है? हमारे धर्म में नहीं था। सक्सेशन जो है हमारे यहाँ मतलब उस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया। लगातार आप देख लीजिए इस तरह के जो भी कानून बने, या आप जैसे कह रहे हैं मंदिर का जो धनोपार्जन होता है वो सरकार के पास जाता है। किसी और धर्म के किसी मुझे नहीं पता है कि किसी और भी धर्म में अदर देन हिंदू धर्म उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का जो भी पैसा है या धन है या चढ़ावा है वो सरकार के पास जाता है और सरकार उसको। लेकिन सर वक्फ का मुझे लगता है संजय जी सारे मंदिरों का नहीं जाता है, मुझे लगता है कुछ स्पेसिफिक मंदिर होंगे जिनका जाता है, बाकी सारे मंदिरों का तो नहीं जाता है। जितने भी इम्पोर्टेंट मंदिर हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट मंदिर हैं जिनका चढ़ावा करोड़ों में है, सैकड़ों करोड़ में है, हजारों करोड़ में है, वो सब सरकार के पास है और सरकार के अधीन है। सरकार वहाँ अपना नुमाइंदा अपॉइंट करती है, राइट। बच गई बात कि मतलब इसको किस तरह से वो किया गया। जो बात मयंक जी कह रहे थे बिल्कुल इसी तरह का संसद का डिबेट अगर देखेंगे तो इसी तरह से समझाने का प्रयास किया गया सरकार के द्वारा कि ये किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है, ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ये मुसलमान का जो बहुसंख्यक वर्ग है उस कम्युनिटी के अंदर उनके फ़ायदे का है। क्योंकि वक्त की प्रॉपर्टी पे कुछ लोगों ने कब्जा जमा लिया, उसी धर्म के अंदर से बहुत सारी इस तरह की आवाज़ें आ रही। अब बच गई बात जो असीम जी कह रहे थे। असीम जी जो बात कह रहे थे अभी मतलब निटी ग्रिटी में मैं नहीं जा करके, मैं केवल एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट कल आदेश लेकर के आती है तो ये एक बड़े रिसर्च का विषय होगा कि लास्ट टाइम कब था जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कार्रवाई की। मतलब पूरे इतिहास में, भारत के इतिहास में मैं कह रहा हूँ कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में कि संसद में एक कानून 30 घंटे के बहस होने के बाद पास होता है और पास होने इसके पहले की राष्ट्रपति की अनुशंसा उस पर होती है, उसके पहले ही वहाँ बहुत सारे केसेस फाइल हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट पहली सुनवाई में बैठता है और ताबड़तोड़ फैसला दे देता है। ऐसा कब हुआ था?
ये अपने आप में एक बड़े अनुसंधान का विषय होगा और शायद आपके लिए कल इस डिबेट का भी एक या कल परसों आगे जब भी होगा एक विषय ये जरूर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक कहा, हालांकि आज आपका विषय नहीं है, कि राष्ट्रपति जो बिल पे साइन करें उनसे पहले पूछ लें कि ये कानून संगत है कि नहीं है, क्योंकि सरकार के लोगों को कानून का ज्ञान नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का है। और उन्होंने कहा कि ऐसा कहाँ होता है, तो कोई एक रिपब्लिक खोजा है जहाँ 1.5 लाख लोगों का टोटल पॉपुलेशन है, मतलब दुनिया के मैप में मुझे नाम भी अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो एक अलग तरह के डिबेट को अदर देन वक्फ वो जनरेट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा करता है तो कमाल है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के उस पर टकराहट बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अभी भी आज जैसे सवाल जो सवाल उठाए हैं, वो जो जिन पॉइंट से बात हुई है वो स्पेसिफिक क्लॉजेस पर बात हुई है। पूरे लॉ को उन्होंने अभी ये नहीं कहा कि चैलेंज तो पूरा लॉ ही हुआ है ना, कि जैसे जो कि ये सबका हो जाए उसके बाद डिबेट खोलते हैं। हाँ, नहीं एक्चुअली आप पुनिंदु जी से शुरू कीजिए। देखिए मुझे लगता है कि जो ये तो पहली बात ये है कि जो भी सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हो रही हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहीं भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कोर्ट इसमें इंटरवीन कर रहा है, जो अभी आपने बताया यहाँ लोगों ने, उसको दोबारा उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बड़ी बात यह है कि देखिए मैं कुछ चीज़ें और कहूँगी। जैसे आपने कहा कि भाई मंदिरों को तो सरकार नियंत्रण रखती है, मस्जिदों से नहीं लेती है। तो आपको मैं मस्जिदों के बारे में बहुत शॉर्ट में बताऊँ कि देखिए ज़्यादातर मस्जिदों में क्या होता है कि जुमे के दिन पब्लिक उसमें कुछ पैसे देती है बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि देश में अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ आपको ऐसी मस्जिदें नहीं मिलेंगी जहाँ बहुत ज़्यादा चंदा आता हो। ये एक फैक्ट है कि जो इमाम हैं, जो मुअज्जिम हैं, उनकी तनख्वाह भी लोगों के चंदे से दी जाती है, जो कि बहुत कम आ पाता है। मुस्लिम कम्युनिटी में इसको लेकर एक बहुत लोगों को शिकायत भी रहती है कि आप अपने घर में तो खर्च कर देते हैं, मस्जिद को नहीं देते हैं, या वहाँ के इंतज़ाम को आप नहीं देखते हैं। तो वो तो हाँ सरकार देती है ना इमाम को, दिल्ली में ही कुछ सरकारों ने वजीफा बनाया है, कुछ नहीं, सरकारों ने इमामों के लिए। आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए सरकार देती थी, केजरीवाल साहब ने कहा था, लेकिन उन्होंने फिर 1 साल के बाद उन्होंने बंद कर दिया था, वो नहीं दिया था। लेकिन उन्होंने घोषणा तो की थी, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि हम पुजारियों को देंगे और दूसरे कम्युनिटी के जो रिलीजियस लोग हैं उनको देंगे, लेकिन वो दे नहीं पाए। तो दिल्ली में देते हैं, एक आध जगह किसी और राज्यों में देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है। अच्छा, जहाँ तक देखिए वक्फ की बात है, देखिए ये बिल्कुल इस बात को सबको समझना होगा कि ये बिल्कुल किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं है। ये पूरी तरीके से एक मुस्लिम कम्युनिटी डोनेट करती है अपने जो रिलीजियस काम के लिए, या आप कह सकते हैं पब्लिक सोशल काम के लिए, चैरिटेबल काम के लिए। चाहे आप मस्जिद बनाएं, आप मदरसे बना दें, आप बहुत सी जगहों पे जैसे अनाथालय चलते हैं, और आप कह सकते हैं कि पब्लिक बहुत सी जगहों पे शादी घर वगैरह भी बने हुए हैं, पब्लिक कम्युनिटी के यूज़ में आते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है, ये जो वक्फ बाय यूज़र है, वो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। जैसे देखिए बहुत सी चीज़ें जो है वो आज से 400 साल पहले कोई वक्फ कर गया, 500 साल पहले कर गया, वो यूज़ हो रही है। लेकिन अगर किसी के पास पेपर नहीं है, जैसे अगर वो 4 जनरेशन से यूज़ हो रही है, तो आप उसको वक्फ बाय यूज़र में अगर उसको बाहर करेंगे तो फिर वो कोई साबित नहीं कर पाएगा, जिसकी चिंता सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। लेकिन एक बात और भी है कि देखिए सरकार सर्वोपरि है, सरकार के पास अधिकार है, क्योंकि वो जनता से चुन के आई है, उसको कानून बनाने का हक है। आप ये नहीं कह सकते कि सरकार ने कानून बनाया है तो हम उसको नहीं मानेंगे। भाई आप क्यों नहीं मानेंगे जब क्योंकि संसद ने कानून बनाया है। तो मुझे लगता है कि इसमें दोनों तरफ से जो लोग सोशल मीडिया या इस पे जो समाज में माहौल बनाते हैं, उनको संयम बरतने की ज़रूरत है। इसको किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम का मैटर ना बना के एक कम्युनिटी का मैटर है, उसमें जो सरकार का दखल है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, लेकिन इसको सड़क पे इस मामले को लेकर नहीं जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। अश्विन, देखिए सबसे अच्छी बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई है, और क्लॉज बाय क्लॉज जैसे असीम जी ने बताया कि उस पर स्क्रूटनी होगी, तो एक मैसेजिंग ये जाएगी कि हाँ सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को देख रहा है। आज भी उस पर सुनवाई हुई है, कल फिर 2 बजे उन्होंने टाइम दिया है, तो वो दिखाता है। और जो चिंता जताई है सुप्रीम कोर्ट में हिंसा को लेकर, खासकर पश्चिम बंगाल में, तो उसकी गंभीरता को भी वो दिखाता है। क्योंकि ये बात शादाब जी की बात बिल्कुल सही है कि जो प्रोटेस्ट का तरीका है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, और कानूनी तौर पे करिए, आप सड़क पे भी आप प्रोटेस्ट करने का डेमोक्रेसी में राइट है, वो भी करिए, लेकिन हिंसा का उसका कोई समाधान नहीं है। और अब आप देखिए चीज़ें किस तरह से पोलराइज्ड हो गई हैं। ठीक है, सरकार एक कानून लाई है, सरकार का कहना है कि ये वक्फ का प्रॉपर्टीज़ का मिसयूज़ हो रहा था,
कोई अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ हो रहा था, उसकी जो रेवेन्यूज़ थी वो लगातार घट रही थी। तो हम तो मुस्लिम समाज के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, जो महिला हैं मुस्लिम, उनके लिए उनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनकी भलाई के लिए आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया अभी वहाँ पे हरियाणा में कि अगर इतना ही इससे फ़ायदा होता तो क्या पंचर नहीं बनाना पड़ता युवाओं को। तो जब कोई नेता और प्रधानमंत्री के कद का नेता कोई ऐसे ही शब्द यूज़ नहीं करता, क्योंकि हम भी जानते हैं कि सोशल मीडिया पे एक किस तरह से राइट विंग ट्रोलिंग करता है, उसके लिए पंचर को लेके मुसलमान कम्युनिटीज़ जोड़ता है। लेकिन हाँ, हिंदू ऐसा नहीं है कि पंचर से मुसलमान बनाते हैं, हिंदू भी पंचर, हाँ ठीक है, एक जो वो है। उसके बाद आप देखिए बंगाल की हिंसा को लेकर के, पहली बात तो उस पर सरकार से सवाल होने चाहिए। ममता बनर्जी की वो फेल्योर है सरकार का, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। अगर हिंसा हुई है और पलायन हो रहा है, 3 लोग मारे गए हैं, तो इस पे ममता बनर्जी को उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से फेक वीडियोस या फेक वो करना, उसके बाद उसको पोलराइज करना, ये भी घटना वहाँ हुई, आप सवाल उठाइए, उसको करिए, प्रोटेस्ट करिए, लेकिन उसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना देना, उस चीज़ को बाहर तक ले जाना, भाई वो राइट, आप जो जनरलाइज वो कह रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा इसलिए टोक रहा हूँ कि उसको हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना देना। हिंदू मुस्लिम मुद्दा ही था वहाँ, और कोई मुद्दा ही नहीं था, जिसके कारण जो पलायन वहाँ से हुआ। सुबह में गंगा के उस पार गए और जहाँ भी रिफ्यूजी अपने देश में रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं, उसको बना देना, पोलराइज करना, मतलब किसको कौन पोलराइज कर रहा है? इसको भी तो जवाब दीजिए। सवाल है, देखिए उसकी नाम तो लेकर अभी तो खुले कैफे में हम लोग बात करते हैं। तो पोलराइज पार्टियां कर रही हैं। कौन पार्टी? सारी पार्टियां कर रही हैं। कौन अपने अपने मतलब से, दो जो पार्टी का नाम तो लीजिए। बीजेपी के नेताओं ने भी किया है, बीएचपी ने भी किया है। बीजेपी तो जवाब आ रहे हैं, वहां बंगाल यूनिट के लीडर बकायदा बाद में ट्वीट डिलीट हो रहे हैं लोगों के, जो आपने ममता बनर्जी का कोई वर्ड ममता बनर्जी तो बोला ही। अरे भाई बोला नहीं ना आपने, ममता बनर्जी का कोई भाषण नहीं सुना। कोई मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम अपने प्रदेश में इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। उस पे आ रहा था मैं, उस पे भी आ रहा था। सर आप हमेशा बाद में आते हैं। नहीं तो आप बीच में आप हमेशा टोकते हैं, बात पूरी नहीं होने देते, उसके पहले आप टोकने लगते हैं। पहले दिन आपने कहा था ममता ने ऐसा बोला ही नहीं, जब उन्होंने दोबारा ऐसा बोला तब आप मान रहे हैं। तो आप सवाल ये है कि पोलराइज करी, बीजेपी पोलराइज करी। अरे भाई कोई अगर मारा जा रहा है, कोई उठ करके खड़ा हुआ है, उसको रिलीफ दे रहा है, तो पोलराइज कर रहा है। जो पिट गया वही, मतलब उसी को आप दोष दे रहे हैं। ममता पीटने वाले के बारे में भी तो कुछ अब सवाल ये देखिए, आपने कहा कि मैं हमेशा देर से आता हूँ, मैं भी हमेशा कहता हूँ कि मैं बात पूरी नहीं करता, उसके पहले आप बीच में आते हैं, तो वो भी उतना ही सच है। ममता बनर्जी ने ये भी बात सही है कि उन्होंने कहा हम उसको राज्य में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल है कि क्या स्टेट को ये राइट है कि अगर कंकरेंट लिस्ट में कोई चीज़ है जहाँ पे सेंटर को ज़्यादा पावर होता है, तो क्या आप रिफ्यूज़ कर सकते हो? आप क्या करना चाहते हो? और उनका फेलियर देखिए, एक चीज़ ये होती है अश्विन कि आपके यहाँ कानून व्यवस्था फेल हो गई, आप उस पे माफी मांगने के बजाय अब आप कहते हो हम इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, हम वैसा नहीं होने देंगे। भाई वो तो साक्षात गवाह, अगर पलायन हो रहा है तो हो रहा है ना, 3 लोग मारे गए हैं तो मारे गए हैं, उसको तो आप बदल नहीं सकते। अब आप अपने लोगों में भरोसा जताइए कि आगे ऐसा नहीं होगा। मैं जो कहना ये चाहता था कि एक घटना जो हुई है वो घटना भड़कनी नहीं चाहिए। बड़ी बात ये, एक समाज के तौर पर हम जब रहते हैं तो उसको जिस तरह से वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, और ये बार बार ये जो बोला जाता है कि देखो वहाँ पे मुर्शिदाबाद हम जानते हैं, वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं उस जिले में, तो कि जहाँ बहुसंख्यक होंगे वहाँ ऐसा ही होगा, ये चीज़ प्रचारित करना, ये एक वो चीज़ों को और भड़काएगा और एग्रीवेट करेगा, और एक समाज के तौर पे ये बेहतर स्थिति नहीं है। फिर तो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। हमें शांति की तरफ बढ़ना है, हमें विवाद की तरफ बढ़ना है, ये भी सोचना होगा हमें। चलिए मुर्शिदाबाद से वक्फ पे आते हैं। एक छोटी सी बात मैं कह दूं सर कि देखिए, जैसे जो सरकार ये दलील देती है कि वो रिप्रेजेंटेशन देना चाहती है पसमानदा को, महिलाओं को, ये बहुत एक उनका लॉजिक है गवर्नमेंट का। देखिए इसमें जहाँ तक बात पसमानदा और महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने की है, तो ये जो वक्फ का जो, जैसे सेंट्रल वक्फ काउंसिल ले लीजिए या स्टेट का जो राज्य का वक्फ बोर्ड होता है, उसमें महिला मेंबर्स रहती हैं, 13 से ज़्यादा महिला मेंबर्स पहले भी रही हैं। अब ये तो सरकारों के ऊपर है, जैसे भाजपा कितनी राज्यों में सरकार है, तो भाजपा चाहे तो वो महिलाओं को भेज सकती है, अभी भी भेज सकते हैं, उनको भेजना चाहिए, बनाना चाहिए। दूसरी बात ये देखिए, रिप्रेजेंटेशन ये है, तो मुझे लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए कि भाई संसद, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिमंडल, वहाँ पे भी पसमानदा और मुस्लिम महिला को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अगर मान ली सरकार की एक चिंता है कि भाई
पसमानदा को नहीं मिल रहा है, मुस्लिम महिला को नहीं मिल रहा है, तो आप वहाँ भी दे सकते हैं। एक उसके लिए एक ऑप्शन तो हमेशा ओपन है। अब बीजेपी क्यों नहीं देती है या क्यों नहीं देना चाह रही है, ये तो भाजपा के नेता बताएंगे। वो कहते हैं कि भाई इलेक्शन हम तो उनको टिकट देते हैं जो कि चुनाव जीत सकता है, तो भाई आप टिकट दीजिए तो जीतेंगे। भाई शहनवाज हुसैन जीते थे, मुख्तार नकवी भी जीते थे, तमाम। अभी मैं देख रहा था कि जो लोकल बॉडी के चुनाव हुए गुजरात में, उसमें भाजपा ने लोकल बॉडी के चुनाव में टिकट दी और बड़ी तादाद में मुस्लिम उस पर जीत के आए। तो जो पसमानदा या मुस्लिम महिलाओं वाली बात है, तो मुझे लगता है कि ये उसके अगेंस्ट भी बहुत ढेर सारे लॉजिक हैं जो दिए जा सकते हैं। नहीं, मैं वापस आता हूँ। एक तो जो बंगाल की यार, उसमें ऐसा है ना कि ममता बनर्जी को इस पूरे फेलियर के लिए किसी भी तरह से डिफेंड नहीं किया जा सकता। आपके स्टेट में हो रहा है, अच्छी बात है, आप प्रोटेस्ट करने की लोगों को इजाज़त दे रहे हो। मैं मानता हूँ कि हाँ, वो उससे बेहतर है जो कई सारे चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया कि हम कोई प्रोटेस्ट अलाउ भी नहीं करेंगे इसके अंदर। लेकिन उसके साथ में आपका लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है। आपकी पुलिस को कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ना, पुलिस को या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करके होता है कि हम इस दिन यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप प्रॉपर बंदोबस्त कीजिए, आप इंश्योर कीजिए कि उस प्रोटेस्ट में कोई दंगा ना हो, और अगर हो तो तुरंत उस पर काबू करें और जो जिस पर एक्शन लेना है उसको लें एक्शन। तो ये जो है ना, वो जीरो सम गेम है कि आप ये भी कहो कि तो आपकी पोजीशन क्लियर है ना, इस पर आप आर्टिकुलेट अपनी पोजीशन करो कि हमने तो जी पार्लियामेंट में भी इसका अपोज किया, हमने इसके अगेंस्ट वोट भी दिया और हम आज भी अपोज कर रहे हैं। तो किसी को ये राइट नहीं है कि वो खड़े होकर कहीं जो है ना वो आगजनी करने लगे या लोगों को मारने लगे, क्योंकि बंगाल की सरकार तो आपको कह ही रही है ना कि भाई हम तो इसके अगेंस्ट नहीं हैं। उसके अगेंस्ट वोट भी किया, अपने एक्शन में भी दिखाया, बोल के भी दिखा रहे हैं, एक्शन में भी दिखा रहे हैं। तो किसी भी राइट को होते देना या उस पर किसी भी तरह से सॉफ्ट दिखना कहीं से भी जायज़ नहीं है। दूसरी तरफ हाँ, वो उन मुख्यमंत्रियों का भी जो है ना ये कहना टोटली अनडेमोक्रेटिक है, कोई प्रोटेस्ट करने अगर निकलेगा तो हम प्रोटेस्ट ही नहीं करने देंगे। बाद में आप चाहें उसमें अगर कुछ गलत होता है तो एक्शन लीजिए या उसको रोकिए। आपकी पुलिस सक्षम है, जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर कहते हैं, उनकी पुलिस तो सक्षम है ना कि प्रोटेस्ट में कोई उल्टा सीधा नहीं होने देंगे। तो आप जो लोगों को अगर अपना कोई ओपिनियन वेंट करना है या सड़क पे धरना प्रदर्शन करके अगर करना है तो वो करने की इजाज़त है। लेकिन हाँ, जो बंगाल में हुआ बिल्कुल नाजायज़ है। उसके लिए ममता बनर्जी को किसी भी तरह से जो है वो किसी भी कोई क्लीन चिट नहीं दी जा सकती, कोई ये उनके साथ में सॉफ्ट नहीं हुआ जा सकता। दूसरी बात है जो संजय जी कह रहे थे कि ये पार्लियामेंट में या उस तरह से पूरी डिबेट को ऐसा बनाया गया कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट है या टारगेट करने के लिए। तो हर चीज़ जो एक परिप्रेक्ष्य में होती है, उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। पिछले एक ज़माने से हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो कितनी सारी मस्जिदों और कब्रिस्तानों को लेकर के बवाल चला आ रहा है। जगह जगह जो है वो कहीं भी क्लेम हो जाता है, फिर वो डिस्प्यूटेड चीज़ डिक्लेयर कर दी जाती है, फिर आप नमाज़ पढ़ने के लिए कोर्ट की परमिशन लीजिए, कहीं दरवाज़ा खोलने के लिए कोर्ट की परमिशन लीजिए। तो और वक्फ के साथ में क्या है कि जो ऑलमोस्ट 90% वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, वो या तो कब्रिस्तान है या मस्जिद है, कुछ ही ईदगाह है ना। हाँ, वो ईदगाह भी तो मस्जिद ही हुई ना। तो वो कब्रिस्तान और मस्जिद में ही 90% वक्फ की प्रॉपर्टी है, क्योंकि लोग जो अपना देकर जाते हैं, डोनेट करके जाते हैं, वो मेनली इन्हीं चीज़ों के लिए देके जाते हैं कि यहाँ मस्जिद बना दीजिए जी मेरी जगह पर, या कब्रिस्तान बना दीजिए। अब लोगों में उसकी वजह से वो एक एंग्जाइटी पैदा होती है कि अगर ये इस चीज़ पे अपना कंट्रोल सरकार ला रही है या चीज़ों को चेंज कर रही है, तो जो पहले से ही बिना इस कानून के ही इतने सारे जो है वो क्लेम और विवाद जो है चल रहे हैं, ये दिस विल ओपन द फ्लड गेट्स के और कोई भी कहीं भी खड़े होकर क्लेम कर दे कि भाई ये वक्फ की जगह नहीं है, कब्रिस्तान यहाँ से हटाओ, ये मस्जिद नहीं है, वक्फ की जगह नहीं है, इस मस्जिद को। और जो उसके साथ में जो प्रॉपर्टी जो कब्जा ही जाती है, अब उसका क्या है कि आदमी ने अपनी ज़मीन दी मस्जिद बनाने के लिए, वहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई, उसके साथ में आमतौर पर ये प्रैक्टिस है कि उस मस्जिद के साथ में थोड़े से या तो छोटे छोटे कुछ घर बनाए जाते हैं या दुकानें बनाई जाती हैं, जिनके किराए से उस मस्जिद का मेंटेनेंस और जो मस्जिद में काम करने वाले जो मौलवी या वगैरह हैं उनका खर्चा वर्चा जो है वो निकलता है। अब कब्ज़ा उन चीज़ों पर होता है, क्योंकि अब वक्फ की प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकती, वो सेल नहीं हो सकती। तो वो जिसने के पास दुकान में जिसने कब्ज़ा कर लिया वो कब्ज़ा करे बैठा है। पिटियन सा ये तो मैं आपसे उस चीज़ पे सहमत हूँ सरकार के पॉइंट पर, थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। अब मेरी जानकारी का भी इजाफा होगा उसमें। जैसे आपने कहा कि 90% जो प्रॉपर्टी है वक्फ की वो मस्जिद और कब्रिस्तान की है। फिर ये बात कैसे आ जाती है, जैसे कल ही तमिलनाडु में एक गांव पूरा कहा गया कि जिसके 160 परिवारों का गांव है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, या बहुत सारा ऐसा है कि अभी कुछ समय पहले ये काफ़ी चर्चा में आया कि जैसे ओवैसी साहब ने कोई प्रॉपर्टी 5 स्टार होटल को वक्फ की कोई प्रॉपर्टी लीज कर दी, कहीं शॉपिंग मॉल आ गए या बाकी चीज़ें आ गई, या उसका दायरा अभी जैसे मैं बंगाल में ही देख रहा था कि ईडन गार्डन को उन्होंने कहा कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, बाकी जहाँ राजभवन है वो हमारा है, या यहाँ पार्लियामेंट को कहा जाता है या कहीं और कहा जाता है। मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा हाँ, वो कहाँ से आता है।
वो बेसिकली उन्हीं जगहों पर आएगा जहाँ पर कोई नवाब राजे रजवाड़े कभी रहे, और उन्होंने कई जगह पे लोगों ने गांव के गांव जो है वो कभी वक़्फ़ के लिए कर दिए कि ये मेरी इतनी ये प्रॉपर्टी है, ये जी 20 गांव के मैं इन्हें वक़्फ़ के लिए कर दे रहा हूँ। लेकिन अब उन चीज़ों को उभारना और उनको निकालना, ये जो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स आप गिना रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक प्रॉपर्टी के ग्रैबिंग की बात है ना, वहाँ मैं सहमत हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर पे लोगों ने प्रॉपर्टियाँ कब्जा रखी हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ कब्जा रखी हैं। अब क्योंकि उसको सेल नहीं कर सकते तो वो सिर्फ ऐसे ही आपस में पैसे के लेन देन से और ट्रांजैक्शन हो जाती है, कोई रिटर्न डीड नहीं हो सकती। एक आदमी के पास एक दुकान है, उसने, मैं भी जानता हूँ ऐसे केसेस कि वो मस्जिद के नीचे की ही दुकान थी, दूसरे आदमी ने 15 लाख रुपए दे करके, क्योंकि उस आदमी की दुकान चल नहीं रही थी, वो इंटरेस्टेड नहीं था चलाने में, लेकिन उसके पास में उसके बाप दादा के टाइम से वो दुकान थी, वो उसने 15 लाख रुपए लेकर के दूसरे आदमी को भी दुकान दे दी, जिसमें उसने दूसरा बिजनेस चलाने लगा। आदमी देता, वो आदमी 300 रुपये ही किराया मस्जिद को है, जबकि वो एक प्राइम जगह पर वो दुकान है, उसका किराया अगर मार्केट रेट से दिया जाए तो खाली 20-25 हज़ार रुपये होगा। तो वो ऐसे केसेस हैं। लेकिन इसके नाम पर सिर्फ ये कहना कि जी कोई इस तरह के केसेस हमारे सामने आए हैं, तो वो तो मतलब जो कहावत है ना कि थ्रोइंग बेबी विद द बाथ वाटर, तो आप बस एक छोटा, उसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि जो रिलीजियस जो प्लेसेस जो इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे मस्जिद है या जैसे कब्रिस्तान है, वहाँ पे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। मेरे ख्याल में ये चीज़ काफ़ी क्लैरिटी से सरकार की तरफ से कहा गया था, और शायद इसका प्रोविज़न भी है। हाँ, वो तो है, वो सरकार के कहा गया है। इसी तरह से हमारे पास एक प्लेसेस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस वर्शिप एक्ट भी है जिसमें कहा गया है कि अयोध्या के अलावा किसी और चीज़ पर जिसका स्टेटस जो 1947 में था वही रहेगा, लेकिन वो हम देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। एक सवाल तो मैं मयंक जी से कर एक लेता हूं। कानून होना भी किसी चीज़ को रुकाई की गारंटी नहीं है। इसलिए वर्षों मयंक सर बार-बार ने रोका भी है। बोल, हाँ मैं एक चीज़ आप मुझे बताइए थोड़ा, चलिए मेरे उसके लिए बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कितना इंटरवीन कर सकता है? क्या हाँ, ये जो संसद ने कानून बना दिया, आपको क्या लगता है कितनी सीमाएं सुप्रीम कोर्ट की हैं? कितना ये जो उम्मीद लेकर लोग गए हैं वो कितनी रिलीफ दे सकता है इन ऑर्गेनाइजेशंस को? सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस सीमा तक जा सकता है अगर इस पे आप रोशनी डालें? थोड़ी देर पहले हम कपिल सिब्बल साहब का इंटरव्यू सुन रहे थे, उन्होंने प्रिंट को दिया था इंटरव्यू उसमें, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मसला जो उठाया वो है वक्फ बाय यूजर, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने उठाया और उसी पे ऑब्जर्वेशन है। तो कपिल सिब्बल के इंटरव्यू से साफ क्लियर है कि कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले, एग्जैक्ट डेट उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने इस पे फैसला सुनाया है। तो ऑलरेडी एक प्रेसिडेंट है, अब 5 जज बेंच मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अगर कोई फैसला सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि अभी का जो कानून है क्या वो उस फैसले के कन्फर्मिटी में है, और अगर कन्फर्मिटी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आएगा। और हमको लगता है कि मोस्टली 1 या 2 मसले पर ही सुप्रीम कोर्ट का आएगा। इन्होंने कहा क्या कि ये प्रेसिडेंट है कि नहीं है, हमको नहीं लगता है कि पूरे कानून को ओवरटर्न किया जाएगा। और ये मेरे ख्याल से पिटीशन भी नहीं है ना, 1-2 प्रोविजन जो है जिस पे बहुत विवाद हो सकते हैं, और एक तो हमने जैसा कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि मेरे फैसले को पलट तो नहीं दिया गया है हमारे फैसले को, हाँ, इस कानून में। तो मेरे ख्याल से लिमिटेड अगर कुछ होगा तो लिमिटेड चेंज होगा, पूरा आमूल चूल परिवर्तन का तो सवाल ही नहीं उठता है। सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले को शाबानो केस में पलट दिया गया था, राजीव गांधी ने पलट दिया, और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उस पलटे हुए फैसले पे अपनी मुहर लगा दी। शाबानो केस में फाइनली मतलब फिर फैसला आया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो पलटे हुए कानून पे जो राजीव गांधी लाए थे उस पर अपना मोहर लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बाद में बदलता है, यहाँ तक कि डीवाई चंद्रचूड़ ने वाई बी चंद्रचूड़ के फैसले को पलटा, ऐसा समय के साथ होता है। मैं जो कह रहा था कि इतनी त्वरित गति से पूरा फैसला नहीं, लेकिन उसके जो की प्रावधान हैं अगर उन सब पे ही अगर स्टे अभी हो जाता है तो वो भी काफ़ी त्वरित कार्रवाई वो होगी। लेकिन वो जो एक एनसीएलटी वाला ने जो न्यायिक प्राधिकरण वाला जो कानून आया था उसको भी तो अगले दिन रोक दिया गया था, उसमें भी ऐसा कानून जिसपे कि 30 घंटे संसद ने बहस किया हो, मैं ये बात कह रहा हूँ कि कोई ऐसा कानून, जेपीसी की मीटिंग भी इस बिल की हुई, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज जिसपे इतना मंथन हुआ हो,
उस पे सुप्रीम कोर्ट इतना जल्दी आकर के अपना कोई भी देखिए, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई इंटरिम स्टे दिया नहीं, कल 2 बजे सुनवाई होगी, और वो अगर लगाएंगे वो तो इंटरिम में भी वो हिंसा को लेके कुछ चिंतित होंगे, वो बात होगी, अब उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन पहली बात तो इंटरिम था, दूसरी बात वो भी आज हुआ नहीं, कल 2 बजे उस पर सुनवाई होगी। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट देखता है माहौल को कि उस पर त्वरित राहत के तौर पे दिया जा सकता है फिर उसके लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये सुनवाई तो बहुत लंबी चलेगी। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो 5-5, 6-6 साल से लटके हुए हैं। आप धारा 370 का देख लीजिए, बहुत सारे मामले हैं, वो 5-5, 6-6 साल से उस पर सुनवाई नहीं हो रही। 370 पे फैसला हो गया भाई, या दूसरे मतलब एक एग्जाम्पल तौर पे मैंने एक चीज़ और भी देखिए कि ऐसा भी इस बात का भी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखेगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये एक नए सिरे से एक बहस छेड़ दे देश में जुडिशरी और जो हाँ लेजिस्लेचर में क्या टकराव, जो ये एक बड़ी पुरानी बहस है, ऐसा नहीं है कि ये नया मामला है। इस पर बड़ी बहस है, किसकी कितनी सीमाएं होंगी, इस पर नेता भी बयान देते रहे हैं और कोर्ट भी उस पर वो करता रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इस बात को ज़रूर जो लोग वहाँ अपीयर हैं या जो लोग देख रहे हैं उस पर देखेंगे। जो होगा कल उसके बाद एक चीज़ और है कि देखिए जैसे जो संगठन गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके बारे में बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि देखिए जो लोग भी गए हैं ना, वो पूरे कानून के खिलाफ नहीं गए हैं। क्योंकि मैंने इसमें जो वकील जो याचिका करता है, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी भी इसमें याचिका करता है, मैंने उनसे पूछा था कि आप लोग जो गए हैं कोर्ट में, तो आप क्या पूरा कानून एबॉलिश कराने गए हैं या क्या लेके गए हैं। तो उन सबका ये कहना था कि जो हमारी तरफ से जो याचिकाएं दाखिल हुई हैं उसमें सबने 2-2, 3-3 बिंदु को उठाया है जिस पे उनकी आपत्ति है, और उस पर वो कोर्ट से रिलीफ चाहते हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि भाई अगर संसद ने कानून बना दिया तो कोर्ट क्या करेगा ये तो नहीं पता, लेकिन इस लेवल तक क्या करेगा, क्या कानून एबॉलिश कर देगा, ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसीलिए जो मुस्लिम संगठन भी गए हैं, जैसे वक्फ बाय यूज़र हो गया, या जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाली बात हो रही है, या फिर जो ये बात हो रही है कि भाई जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स जो उसमें शामिल किए गए हैं, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ी सी रिलीफ वो कोर्ट से चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये भी है कि हाल के दिनों में कुछ जितने भी बड़े बिल पास हुए हैं, कानून पास हुए हैं, उस पर हमने देखा कि जरूर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। 370 का मामला आज तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, पास हो गया नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि पास हो गया, वर्डिक्ट आ गया, लेकिन जो ऐसे बड़े मामले हैं वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर का जो टकराहट है जुडिशरी के साथ वो बढ़ता ही जा रहा है। अश्विन, ये जो आप एक बात कह रहे हैं ना, जो ओवैसी साहब से भी एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई आपके पास तो कोर्ट जाने का रास्ता है, तो क्या हुआ, बिल पास हो गया, ठीक है। तो उन्होंने यही चिंता जताई थी कि बहुत सारे जो मामले हैं वो सालों साल पेंडिंग होते, सुनवाई नहीं होती, कई बार त्वरित तौर पे याद नहीं आते। ऐसे हम लिस्ट आउट कर सकते हैं कुछ मामले, जैसे मैंने बोला तो सर ने बताया कि वो उस पर फाइनल ऑर्डर आ गया है। मे भी कई बार याददाश्त का भी मैटर रहता है। नहीं, पर तो ये बात सच है कि जो लेजिस्लेचर और जुडिशरी की टकराहट है, जो क्योंकि सांसद का खुलेआम कहना कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। संविधान ने तीनों को अलग अलग रखा, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एक्सिक्यूटिव। कोर्ट के पास हर देश का जो नागरिक है उसको अंतिम भरोसा, चाहे जुडिशरी के बारे में कोई भी चीज़ कही जाए, जो भी हो, आपका अंतिम भरोसा जुडिशरी पे होता है। Exactly. इसलिए हम जुडिशरी का पेडेस्टल जो है, मतलब वो भगवान का एक तरह से दर्जा होता है कि उनके मुंह से जो वाक्य निकलता है वो आपको माने आपको या रिलीफ देगा या कई बार मतलब वो होता है। इसलिए 3 टियर सिस्टम जुडिशरी का बनाया गया। अब बच गई बात कि इसके साथ जुडिशियल एक्टिविज्म का, राइट। एक चीज मैं आपसे बोल दूं, जैसे आपकी बात से चिंता झलक रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित कोई इंटरिम स्टे की बात कर दी तो इसमें ऐसा क्या गलत हो जाएगा? अगर उनको सही लगता है, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई है, उनकी बेंच है। अच्छा आप इशारों में जो कह रहे थे हम समझ रहे हैं। अच्छा, ये चिंता झलकी है या बाकी चीज है, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जितना इसमें तेजी से, जैसे आज की खबर क्या है, कल स्टे होने के पहले सुप्रीम कोर्ट मूड्स, मतलब बार एंड बेंच जैसे जो है या जो लीगल जो वेबसाइट्स हैं, वो प्रैक्टिकली वो कह रहे हैं कि इस दिशा में जा रही। ऐसा जनरली नहीं होता है कि पहले से वो एंटिसिपेट करके ये कहें कि ऐसा है। तो मैंने उसके पूरे प्रोसीडिंग को नहीं देखा है, लेकिन जो लोग उस प्रोसीडिंग को क्लोजली कवर करते हैं और उसके बारे में रिपोर्ट करते हैं, वो इस तरह से लिख रहे हैं। लेकिन सर कई बार दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की चीज कही, कोर्ट ने अभी आपने उसके जो मूल प्रावधान है उस पर आपने इंटरिम स्टे लगा दिया। आप स्वयं ही कह रहे हैं कि 5 साल 10 साल फैसले आने में लगेगा, तो 10 साल के लिए तो कानून आपका जो है वो एक तरह से खत्म ही है ना, बंदी है ना। फिर तो कानून वही 2013 वाला कानून चलेगा, अभी वाला तो कानून फिर चलेगा नहीं।
तो ये वक्फ वाले आप- में भी तो एक चिंता आप जताई फिर- गई कि भाई जो विवाद की स्थिति में कलेक्टर या उसे अब ऑफिसर तय करेगा और तब तक के लिए वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, वो पता नहीं कि वक्त जो पिटीशंस गई वो ये भी एक चिंता बात जता रहे बताइए, हैं। मैं चलिए नहीं, इसको- मुझे ये मुझे point है। के अच्छा ऐसा कोई हो सकता है कि एक कोई संस्था कहे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, उसी संस्था से जुड़े हुए 4 लोग डिसाइड करें कि नहीं आप सही गलत कौन है, फिर उसी संस्था से जुड़े हुए 5 लोग और उसके ऊपर मतलब 3 टियर में डिसाइड करें, उसमें कोई दूसरे समुदाय का सदस्य नहीं, ओनस आपके ऊपर है कि कागज प्रूफ करिए। ये अरे कहीं भी कोई भी कोर्ट के ऊपर संविधान के ऊपर वो कानून है, ठीक। तो फिर 2013 वाली बात आ जाएगी ना कि तब तो वही चलेगा। 10 साल अगर स्टे हुआ रहा, इंटरिम स्टे चल रहा है, आपने पूरे उसके जो वर्किंग प्रोविजन है उस पर लगा दिया, तो इतना जल्दी सुप्रीम कोर्ट का रिएक्ट करना ठीक। इस चीज़ पे फटाफट तो कल तक का वेट कर ही लेते हाँ, हैं। कल तक का हाँ, वेट अब करते हैं। ज़्यादा मैं समय क्यों नहीं ये बचा। कह रहा हूँ हाँ। कि जो आज छपा है जिसके आधार पे ये चर्चा हमने शुरू की, हमने चर्चा वहीं से शुरू करी ना कि ऐसा लग रहा है कि ऑरल रिमार्क से लग रहा है उनके कि ये सब हो सकता है, लेकिन कई बार ऑरल रिमार्क फाइनल जजमेंट में नहीं झलकता, ये कई बार देखा गया है। तो उम्मीद करते हैं कल तक का वेट करते हैं 2 बजे तक कि कल क्या फैसला जो सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके की झलक दे रहा है क्या वैसा ही कुछ होता है या कुछ और होगा। ये फैसला कल 2 बजे होगा। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।